आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो बात कर रहे हैं वो है आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड विथ द कंसिडरेशंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड कहने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर आइडियल है ना, आइडियल डजंट एग्जिस्ट, बट उसमें हम लोग कंसिडरेशन क्या किए थे, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। तो यहाँ पे नो लोड का मतलब क्या हो गया? नो लोड यानी कि लोड इज नॉट कनेक्टेड। नो लोड यानी कि देयर इज नो एनी सेकेंडरी करंट, किसी तरह का सेकेंडरी करंट नहीं, यही नो लोड पे था। हम लोग कंसिडर किए थे विथ द कंसिडरेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। ओके, देन इन दैट केस इस समय जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है नो लोड प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है, और वो नो लोड प्राइमरी करंट का वैल्यू क्या है? आई नॉट इक्वल टू आई एम प्लस आई सी, दैट इज द फेजर सम ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग करंट दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग आई सी कंसिडर किए। तो जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक एमएमएफ सेटअप हुआ है ना, N1 आई नॉट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स आया डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस फ्लक्स। इस फ्लक्स के कारण एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में। इस फ्लक्स के कारण फिर अगेन सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। ओके, और चूंकि लोड कनेक्टेड नहीं है तो करंट अभी तक जीरो फ्लो कर रहा है। देन अब हम लोग अगर बात करें इसमें कि लोड को हम लोग कनेक्ट कर दिए, देन व्हाट हैपेंस? अगर हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं तब होता क्या है, हम लोग अभी उस पर बात करेंगे। अब सोचो कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड उसका जो डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी जो आ रहा है वो आ रहा है किसके कारण? लेंज लॉ के कारण। देन जैसे ही आप लोड कनेक्ट करोगी, तो जैसे ही लोड हम लोग कनेक्ट कर दिए तो लोड कनेक्ट करने का मतलब क्या? मतलब कि सेकेंडरी करंट जो है वो फ्लो करने लगा लोड के अक्रॉस। ओके, यानी कि यहाँ पे ये करंट फ्लो करने लगा। तो जब ये करंट फ्लो करने लगा तो उस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक फ्लक्स आएगा। अब ये करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तो करंट का डायरेक्शन कौन देगा? वो देगा लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि जिसके चलते ये प्रोड्यूस हुआ ये उसी को अपोज करेगा, है ना। तो करंट किसके चलते प्रोड्यूस हुआ? ईएमएफ इंड्यूस के चलते। ईएमएफ इंड्यूस किसके चलते आया? इस फ्लक्स के चलते। यानी कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए सो डैट कि उसके चलते जो फ्लक्स आए वो फ्लक्स इस फ्लक्स को क्या करे? ओपोज करे, है ना। तो वो फ्लक्स इस फ्लक्स को ओपोज करे, इट मीन्स कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो। देखो ये करंट का डायरेक्शन है ना, दिस इज द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए सो डैट कि इस फ्लक्स को ओपोज करे। ओके, सेम पैरामीटर ओपोज करे, है ना। तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? एक फ्लक्स आएगा। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स आएगा, तो जिसको हम लोग यहाँ पे φ2 से डिनोट कर रहे हैं। φ2 किसके चलते आया? इस I2 के चलते आया, है ना। इस I2 के चलते जो है एक यहाँ पे फ्लक्स आ गया जो इसमें स्टेब्लिश हो गया। गॉट इट? दिस वन, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के जस्ट ऑपोजिट फेज में होगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। ओके, जब तक लोड कनेक्टेड नहीं था तब तक कोई करंट नहीं, लेकिन जैसे ही लोड कनेक्टेड हुआ वैसे ही करंट फ्लो करने लगा, और वैसे करंट फ्लो करने के कारण जो है उससे फ्लक्स भी आएगा। तो उस करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ डिसाइड करेगा।
लेंज लॉ कहता क्या है कि जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ ये उसी को अपोज करेगा। तो ये फ्लक्स के चलते प्रोड्यूस हुआ तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इस फ्लक्स को अपोज करे। तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो इस करंट के चलते फ्लक्स का डायरेक्शन क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो इस बाइंडिंग में अगर करंट इस तरह से फ्लो करे तो फ्लक्स ये यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लक्स से क्या हुआ, ये रिड्यूस कर गया, यानी कि फाइव माइनस फाइव टू। तो ये जो आपका फाइव टू के कारण जो है टोटल फ्लक्स आपका क्या हो गया, ये फाइव टू के कारण जो है ये फ्लक्स आपका रिड्यूस कर गया। क्यों, फाइव माइनस फाइव टू होने के कारण। तो फाइव अगर रिड्यूस कर गया तब सोचो क्या होगा, इसी फ्लक्स के कारण ये EMF इंड्यूस था, है ना। तो ये EMF इंड्यूस का वैल्यू भी घट जाएगा, ये EMF इंड्यूस का वैल्यू घट जाएगा। क्यों, E1 इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, दिस वन N1। अगर ये फाइव घट गया तो EMF इंड्यूस भी घट जाएगा, गॉट इट। ऑफ कोर्स E2 भी घटेगा, है ना। तो ये E1 भी घट गया। अगर ये E1 घट गया तो E1 आपको पता है कि वो जो है इस वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हुआ था जो इसको अपोज कर रहा था, है ना। अब जो अगर E1 का वैल्यू घट गया तो E1 के वैल्यू घटने के कारण जो है इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ये घटा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो EMF इंड्यूस इसको अपोज कर रहा था पहले, कब, जब लोड कनेक्टेड नहीं था तब। अब जब लोड कनेक्टेड हो गया तो उस कंडीशन में इस लोड के कारण लोड करंट फ्लो करने लगा I2, इस I2 के कारण इस φ2 फ्लक्स आया। इस ये φ2 का नेचर क्या होगा, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज करने के कारण जो है इस फ्लक्स का वैल्यू घट गया, इस फ्लक्स का वैल्यू घटने के कारण इस EMF इंड्यूस का वैल्यू घट गया। इस EMF इंड्यूस का वैल्यू घटने के कारण जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वोल्टेज का वो घट गया। ओके, डिफरेंस बढ़ गया। क्यों, V1 माइनस E1, ये E1 जो है घट गया तो डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ने के कारण जो है ये वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, ये करंट का वैल्यू क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों, हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अगर बढ़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट भी बढ़ेगा। ओके, इस बाइंडिंग के मान लेते हैं कि कुछ भी रेसिस्टेंस होता तो V1 माइनस E1 बाई R1 इक्वल टू I1। तो अभी नो लोड था तो I0 करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ तो इसका वैल्यू घटा तो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ गया। तो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ गया तो इसमें कुछ करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया तो ये I2 यानी कि अब इस करंट का वैल्यू जो है ये इस I1 का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि इस I0 में कुछ और करंट ऐड हो जाएगा, कुछ और करंट ऐड हो जाएगा। तो ये करंट किसके कारण ऐड हो रहा है, ये I2 के कारण ऐड हो रहा है ना। तो हम लोग इसको जो नाम देते हैं वो है I2 डैश। ओके, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को। ओके, जैसे ही लोड कनेक्टेड हुआ, लोड कनेक्ट होने के कारण जो है इस सेकेंडरी सर्किट में जो है I2 करंट फ्लो करने लगा। इस I2 के कारण जो है ओके एक आपका क्या होगा, एक MMF सेटअप होगा। सबसे पहले N2I2 रिलक्टेंस हमारा है ये है, तो इसके चलते एक फ्लक्स आएगा φ2। ये φ2 का डायरेक्शन कैसा होगा, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला होगा, क्योंकि इसी के चलते ये प्रोड्यूस हुआ। और लेंज लॉ जो है हमेशा ऐसे डायरेक्शन देता है कि जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करे। तो I2 के चलते φ2 का डायरेक्शन जो होना चाहिए इसको अपोज करे। तो इसको अपोज किया तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, घट गया। अब ये घट गया तो उसके चलते E1 का वैल्यू घट गया। इस E1 का वैल्यू घट गया, ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। E1 का वैल्यू घट गया तो इस E1 का वैल्यू घटने के कारण जो E1 इसको अपोज कर रहा था, है ना, ये E1 जो इसको अपोज कर रहा था, अब ये वैल्यू घट जाने का कम अपोज करेगा। जब कम अपोज करेगा यानी कि इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस E1 का वैल्यू घट गया तो V1 माइनस E1 बढ़ गया। तो V1 माइनस E1 बढ़ गया तो इसके कारण जो पहले करंट फ्लो कर रहा था I0, अब एक्स्ट्रा करंट वो डिमांड करेगा। कहाँ से, इस सोर्स से,
है ना, कि अब चूंकि इन दोनों में डिफरेंस बढ़ गया है, V1 माइनस E1 ये अगर बढ़ गया है तो इस सोर्स से एक्स्ट्रा करंट डिमांड करेगा। वो एक्स्ट्रा करंट को हमने नाम दिया I2 डैश। डैश क्यों? क्योंकि इसी I2 के कारण ये बिल्डअप हुआ है। तो इस I2 के कारण ये बिल्डअप हुआ, तो ये I2 डैश जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर बैलेंस करंट। ओके, अब ये I2 डैश आ गया, पहले सिर्फ I0 आ रहा था, है ना, तो I0 आ रहा था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका MMF आ रहा था वो आ रहा था N1 I0, गॉट इट। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा फ्लक्स था। अब हमारा ये करंट ऐड हो गया। ओके, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू बढ़ेगा किसके कारण? इसके कारण। अब ये कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? जब तक कि ये जो फाई का वैल्यू जो घट रहा था उतना ही वैल्यू इसके पास बराबर ना आ जाए, तब तो ये कैंसिल होगा ना, तब तक बढ़ेगा। ओके, जब तक कि ये जो पोजीशन पहले जैसा ना हो जाए, यानी कि इस E1 का वैल्यू पहले जैसा ना हो जाए। ओके, ये कब तक बढ़ेगा? जब तक कि एक और आपका MMF N1 I2 डैश, ये MMF का वैल्यू जो है इसके MMF के बराबर ना हो जाए, दिस वन। ओके, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, यानी कि कहने का मतलब इस I2 के चलते जो MMF आया और इस MMF के चलते जो फ्लक्स φ2 आया, ये φ2 ये फाई को घटा दिया। इस फाई के घटने के कारण ये EMF इंड्यूस घट गया। इस EMF इंड्यूस के घटने के कारण जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ गया, तो ये सोर्स से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगा। तो ज़्यादा करंट जो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ कर रहा है उसको हम लोग कहें I2 डैश। ये कब तक ज़्यादा ड्रॉ करेगा? तब तक कि इसके द्वारा जो MMF इस वाइंडिंग में सेटअप हो N1 I2 डैश, ये N2 I2 के बराबर ना हो जाए। अब चूंकि जैसे ही I2 डैश आया तो इसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने लगा, तो एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने लगा, यानी कि पहले इसमें MMF था N1 I0, तो अब क्या होगा? ये N1 I2 डैश ये ऐड हो जाएगा, यानी कि इसके चलते एक फ्लक्स आएगा। इस फ्लक्स का वैल्यू जो है N1 I2 डैश, अगर हम लोग रिलक्टेंस डिवाइड कर दे तो ये हो गया हमारा फाई और ये हो गया φ2 डैश। तो ये φ2 डैश का वैल्यू कब तक? जब तक कि φ2 के बराबर ना हो जाए। तो φ2 डैश का वैल्यू φ2 के बराबर कब होगा? जब ये इसका वैल्यू जो है इसके वैल्यू के बराबर ना हो जाए। ओके, तो ये रिलक्टेंस कैंसिल, यानी कि जब तक MMF जो है N1 I2 डैश वो N2 I2 के बराबर ना हो जाए, यानी कि इस करंट का जो वैल्यू है I2 डैश वो N2 N1 इंटू I2 के बराबर ना हो जाए। ओके, यानी कि ये करंट जो I2 डैश है KI2, अगर ये I2 डैश के वैल्यू जैसे यहाँ तक हुआ वैसे ही इधर से क्या हो रहा है, एक फ्लक्स आपका जो आया। ओके, ये φ2 डैश, ये φ2 डैश और φ2 आपस में बराबर हो गया, तो φ2 डैश φ2 आपस में बराबर हो गया, तो नेट फ्लक्स अब क्या रह गया? ओके, इक्वल टू फाई, यानी कि आपका फाई फिर रह गया। ओके, तो ये कंडीशंस क्या हो रहा है? लोड कनेक्ट होने के कारण हो रहा है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड देयर इज नो एनी लोड कनेक्टेड, अगर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तब जो करंट फ्लो करेगा वो नो लोड प्राइमरी करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ तो लोड कनेक्ट होने के कारण इस सेकेंडरी सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड I2। इस I2 के चलते जो है एक फ्लक्स आएगा φ2। लेंज लॉ के कारण जो है करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये φ2 इस फाई को अपोज करेगा। इस फाई को अपोज करने के कारण इस फाई का वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू घटने के कारण जो है EMF इंड्यूस का वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू इसका घटने के कारण जो है V1 और E1 के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा, V1 माइनस E1, क्योंकि E1 हमारा क्या हो गया? घट गया। तो डिफरेंस बढ़ने के कारण जो है ये अब एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा। ये एक्स्ट्रा करंट हमारा कौन सा करंट है? I2 डैश। इस I2 डैश को हम लोग क्यों नाम दिए? चूंकि ये I2 के चलते बिल्डअप हुआ है, तो इसको हम लोग काउंटर बैलेंस करंट करते हैं। बैलेंस, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए।
इस I2 डैश के चलते जो है इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा, एक एक्स्ट्रा MMF आएगा। उस MM का वैल्यू क्या होगा, N1 I2 डैश। ओके, ये कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक कि N1 I2 डैश का वैल्यू जो है N2 I2 के बराबर ना हो जाए। जैसे ही इन दोनों का वैल्यू बराबर हुआ वैसे ये φ2 डैश और φ2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। जैसे ही φ2 डैश φ2 का वैल्यू बराबर हुआ तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स ये पहले जैसा रह गया, अब ये कांस्टेंट रह गया। यानी कि अब यहाँ पे लोड कुछ भी हो, ये लोड कुछ भी हो, ओके, करंट कुछ भी हो, इस करंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए I2 डैश फ्लो कर गया, जिसका वैल्यू K इंटू I2 हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ, है ना। तो यहाँ पे I2 डैश इक्वल टू K I2 हमेशा फ्लो करेगा, और जो वैल्यू होगा म्यूचुअल फ्लक्स का, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का, वर्किंग फ्लक्स का, वो क्या होगा, ऑलवेज नियर अबाउट कांस्टेंट होगा, चाहे लोड का वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे लोड करंट का वैल्यू कुछ भी हो जाए। ओके, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, ये जो आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया फ्रॉम नो लोड। जब लोड नहीं था तब भी फाई था, और जब लोड हमारा है तब भी फाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ भाई, है ना। कंक्लूजन जो हुआ हमारा ये कंक्लूजन है, ओके, कि लोड, जैसे ही लोड हम लोग कनेक्ट किए तो ड्यू टू लोड क्या हो गया, एक I2 करंट फ्लो किया, इस I2 के चलते क्या हुआ, एक φ2 आया, इस φ2 के चलते क्या हुआ, ये φ2 को अपोज किया, है ना। इससे क्या हो गया, φ2 का वैल्यू घट गया, φ2 के घटने के कारण क्या होगा, EMF इंड्यूस का वैल्यू घट गया, EMF इंड्यूस के वैल्यू घटने के कारण क्या होगा, V1 माइनस E1 जो है ये बढ़ गया। इसके बढ़ने के कारण क्या हुआ कि आपका I1 का वैल्यू बढ़ गया, जो अभी तक आपका I0 के बराबर था, है ना। इसके बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपका एक आपका जो है I2 डैश आया, ओके, जो I1 इक्वल टू क्या हो गया, I0 प्लस I2 डैश। ओके, इस I2 डैश का वैल्यू क्या हो गया, ओके, इस I2 डैश का वैल्यू जो है कि I2 के बराबर हो गया इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू I2। ओके, ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इसका MMF इस MMF के बराबर ना हो जाए। गॉट इट, दिस वन। इसी से तो ये फार्मूला आया है हमारा। यानी कि फाइनली जो हमारा प्राइमरी करंट है दैट इज द फेजर सम ऑफ नो लोड प्राइमरी करंट प्लस काउंटर बैलेंस करंट। गॉट इट, ओके, दिस वन। यानी कि I0 प्लस KI2 दिस वन। तो यहाँ पे ये जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है, याद रखेंगे ये ऑलवेज नियर अबाउट जो है 2 से 5% होता है प्राइमरी करंट का। अब तो हम लोग लोड कनेक्ट कर दिए ना, तो लोड कनेक्ट होने के बाद जो I2 डैश फ्लो किया वो नियर अबाउट I1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये I0 का जो वैल्यू है वो 2 to 5% ऑफ I1 होता है, यानी कि फुल लोड प्राइमरी करंट। ओके, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी करंट। अब सोचो यहाँ पे, अब हम लोग अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें या इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ करें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, देन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जस्ट हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ऑन लोड यानी कि लोड कनेक्टेड है, कब, विथ द कंसिडरेशंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग जो है, हम लोग जैसे ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो हम लोग आपको आइडियल से रियल की ओर ले जा रहे हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे लोड 3 तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, व्हेन द लोड इज रेसिस्टिव, लोड इज रेसिस्टिव। अगर लोड रेसिस्टिव हुआ तो यानी कि V2 और I2 क्या होगा, सेम फेज होगा, यानी कि लोड यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब यही हुआ। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जस्ट सी,
हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को रेफरेंस में लेते हैं, ऑल ऑफ यू नो। जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे वैसे ही, डोंट वरी, है ना। फ्लक्स को रेफरेंस लिए, उसके बाद अभी तक हम लोग जो है E1 E2 जो है हमारा लैग करेगा, E1 और E2 लैग करेगा। इस E1 के जैसा सेम मैग्नीट्यूड जो है V1 का होगा, है ना, क्योंकि अभी तक हमारा आइडियल है। ओके, इस फाई के फेज में क्या होगा, IM होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट, और ये IC होगा, और इन दोनों का फेजर सम क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम हो गया I0। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, है ना, यहाँ तक सारे में सेम रहेगा। ओके, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा बना देते हैं सो डेट कि आपको अच्छे से पता चले। ये फाई, ये E1, ये E2, ये V1, ये IM, ये IC, इन दोनों का फेजर सम I0। ओके, ये एंगल फाई नॉट। अब आइडियल है हमारा, है ना, तो E2 इक्वल टू V2। ओके, अब चूंकि रेसिस्टिव लोड है हमारा, तो रेसिस्टिव यानी कि इसी के फेज में हमारा क्या होगा, I2 होगा, इसी के फेज में, है ना। तो V2 और I2 चूंकि रेसिस्टिव होता है, तो अगर V2 ये है तो इसी के फेज में हमारा I2 होगा रेसिस्टिव लोड में, यानी कि रेसिस्टेंस V इक्वल टू IR। अब इस I2 से जस्ट ओपोजिट फेज में क्या होगा, I2 डैश, दिस वन, ये हो गया I2 डैश। ओपोजिट क्यों, इसलिए कि हम इसको काउंटर बैलेंस कहते हैं, है ना। यही I2 के कारण ये बिल्डअप हुआ, और दोनों ऑलवेज ओपोजिट फेज में होगा, याद रखेंगे, इसलिए इसको काउंटर बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बनाया गया है। अब ये I2 डैश और I0 का फेजर सम क्या होगा, प्राइमरी करंट, तो इन दोनों को सिंपल हम लोग मिला देंगे। गॉट इट। हम लोग जब मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, I1 हो गया। ये हमारा जो है फेजर डायग्राम हुआ, कब, जब लोड रेसिस्टिव है तब। ओके, अब सोचो जब लोड इंडक्टिव हो, है ना, लोड इंडक्टिव, इंडक्टिव लोड यानी कि करंट व्हाट, करंट तो 90 डिग्री से लैग करेगा। ओके, प्योर इंडक्टिव में, और कुछ एंगल से लैग करेगा, वो एंगल क्या होगा, φ2। ओके, यानी कि अगर प्योर इंडक्टिव लोड, सॉरी इंडक्टिव अगर लोड रहा, तो इंडक्टिव लोड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वोल्टेज से लैग करेगा। लैग यानी कि व्हाट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लैग मतलब वोल्टेज से क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या हो गया, I2 हो गया। ये देखो लैग कर गया V2 से, है ना, V2 से φ2 एंगल से लैग कर गया, किसके कारण, इंडक्टिव लोड के कारण। तो अब हमारा जो है यहाँ पे ये जो हम लोग बनाए थे रेसिस्टिव के लिए, ये नहीं होगा अब, है ना, ये I2 डैश इधर नहीं होगा, I2 डैश इसके जस्ट ओपोजिट फेज में होता है ना, तो इसके जस्ट ओपोजिट फेज में हम लोग I2 डैश बना दिए, दिस वन। और ये I1 हमारा क्या है, I1 ऑलवेज जो है वो I0 प्लस I2 डैश दोनों का फेजर सम है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या देगा, प्राइमरी करंट देगा, दिस वन, ये हो गया I1। ओके, कब, इंडक्टिव लोड के केस में। बार बार देखिएगा वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके, अब सोचो लोड कैपेसिटिव है भाई, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव यानी कि वोल्टेज से करंट क्या करता है, वोल्टेज से करंट लीड करता है, ये लीड कर गया φ2 एंगल से, है ना। तो वोल्टेज से करंट लीड करता है, यानी कि ये जो हमारा है ये अब लीड करेगा, दिस वन, ये हो गया I2, थोड़ा छोटा बना देते हैं,
ये I2 ये लीड कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में phi2। क्लियर। अब ये जो हमारा जो इंडक्टिव का था, ये इंडक्टिव का केस नहीं होगा इससे। ओके, अब हम लोग कैपेसिटिव बना रहे हैं, तो इसके ठीक ऑपोजिट फेज में क्या होगा, I2 डैश दिस वन, जिसका वैल्यू जो है, जिसका वैल्यू I2 डैश का क्या होगा, K I2। अब इन दोनों का फेजर सम है ना, इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा, ये I2 डैश हम लोग वेक्टर को उठा के रख सकते हैं, दिस वन, और ये हो गया आपका I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हुआ। ओके, तो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो मिलेंगे, ओके, अभी तक हम लोग आइडियल टर्म, हम लोग बात क्या कर रहे थे शुरू से कि आइडियल से रियल की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर किए, फिर कोर लॉस को कंसीडर किए, अब क्या करेंगे, रेसिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स को कंसीडर करेंगे, तब हमारा वो रियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। ओके, सो मस्ट सी द वीडियो, ओके, एंड शेयर द every student. Okay, thank you.